साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से चैनल में। ये हमारा तीसरा लेक्चर है निबंध पेन ड्राइव कोर्स का, जो विकास सर के द्वारा पेन ड्राइव कोर्स प्रोवाइड कराई गई थी हम लोगों को। तो ये तीसरा लेक्चर है हमारा। जिस तरह देखिए लेक्चर हम लोगों को प्रोवाइड कराए गए थे 1 2 3 4 13 लेक्चर हैं। तो एक एक लेक्चर रेगुलर जिस तरह पढ़ाया गया है और उस लेक्चर में जितना पढ़ाया गया है वो आपके सामने आएगा। तो अभी तक हमने 2 लेक्चर देख लिए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो उन लेक्चर को जाके देख लीजिए, क्योंकि उन लेक्चर्स बहुत महत्वपूर्ण हैं। खासकर पहला लेक्चर तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसमें हमने जाना कि हमारे निबंध की शुरुआत कहाँ से हुई। उसके साथ साथ हमने जाना कि यूपीएससी में जो निबंध आते हैं वो कितने प्रकार के, किस तरह के होते हैं। मूर्त होते हैं, अमूर्त होते हैं, ठीक है। मूर्त निबंध क्या है, अमूर्त निबंध क्या है। साथ साथ हमने जाना कि कितने टाइप के होते हैं। उसके साथ साथ हमने जाना कि यूपीएससी के पेपर में जो प्रमुख चुनौतियां होती हैं निबंध में वो कौन कौन सी होती हैं। उसके साथ हमने एक निबंध देखा था जिसमें निबंध करवाया गया था मैं के बारे में। अगर हम सिर्फ मैं के बारे में निबंध लिखें तो उसके क्या क्या डायमेंशंस हो सकते हैं वो हमने देखा। साथ साथ हमने एक निबंध देखा था 2017 का, हर्ष कृतज्ञता का सरलतम रूप है। वो भी वो दूसरे लेक्चर में बताया गया था, ठीक है। दूसरे लेक्चर में एक और निबंध देखा गया था जिसमें था कि ये अतीत मानवीय चेतना तथा मूल्यों का स्थायी आयाम है, ठीक। और उसका जो है हमने पक्ष और विपक्ष देखा था। तो ये तो थी हमारी 2 लेक्चर्स की बात, जिसमें पहला और दूसरा लेक्चर शामिल है। आज तीसरे लेक्चर को हम लोग देखेंगे, ठीक है। पहले लेक्चर को देखना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पहले लेक्चर में डायमेंशंस बताए गए थे। अगर आप आज तीसरा लेक्चर से शुरुआत कर रहे हैं और दोनों लेक्चर नहीं देखे हैं तो उन दोनों को देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्रम वाइज लेक्चर देखेंगे तो आप बेहतर तरीके से निबंध को समझ पाएंगे। क्योंकि निबंध कोई जीएस नहीं है जिसका कोई फार्मूला हो और आपको बता दिया जाए और आप वही लिख के चले आएँ, ठीक है। निबंध में कुछ चीज़ें होती हैं, मैंने बताया था 5 W और 1 H, ठीक है। उस तरह कैसे निबंध लिखना है, क्या क्या लिखना है, क्यों लिखना है, कहाँ से लिखना है, ठीक, वो चीज़ें बताई गई थी आप लोगों को। तो आज के निबंध की हम लोग शुरुआत करते हैं लेक्चर की। लेक्चर नंबर तीसरा है, जिसमें हमारा पहला निबंध जो है 2018 यूपीएससी में आया हुआ था। देखिए इस निबंध का सॉल्व तो आप लोगों को मिल जाएगा, आप कहीं भी वेबसाइट से निकाल सकते हैं, दृष्टि के या कहीं भी से निकालेंगे मिल जाएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये 2018 का पेपर है। लेकिन निबंध कैसे जो है हमको फ्रेम बनाना है, क्या कैसे लिखना है, वो हमारे लिए जानना आवश्यक है। तो आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। देखिए लिखा है एक अच्छा जीवन। देखिए निबंध में क्या है, सबसे ज़्यादा हम निबंध को किस फ्रेम में तोड़ें, ठीक है। एक अच्छा जीवन प्रेम से प्रेरित तथा ज्ञान से संचालित होता है। अब अच्छा जीवन इसमें एक फ्रेम बन सकता है, प्रेम से प्रेरित दूसरा फ्रेम बन सकता है और ज्ञान से संचालित हमारा तीसरा बन सकता है, ठीक। तो इस तरह अगर अब अच्छा जीवन के बारे में हम लिखेंगे, फिर प्रेम से प्रेरित कैसे हो सकता है और ज्ञान से संचालित कैसे हो सकता है, इस तरह अगर डायमेंशंस हम जो है निबंध को तोड़ तोड़ के लिखेंगे तो 1200 शब्द हमारे पूरे हो जाएंगे और निबंध का अच्छा फ्रेम भी बन पाएगा। सही तरीका ये है निबंध लिखने का कि आप एक तरफ रफ कॉपी बना लीजिए, ठीक है। जैसे पीछे तरफ जो है आप यूपीएससी की कॉपी देखेंगे तो रफ वर्क के लिए 2 पेज दिए होते हैं। आप रफ पेज में जो है ऐसे फॉर्मेट बना लीजिए फटाफट, क्योंकि हमारे पास 3 घंटे का समय होता है। फटाफट अगर फ्रेम बना लेंगे तो आप जो है जब पूरा आप आंसर लिखेंगे, पूरा निबंध लिखेंगे तो उसमें फ़्लो बना पाएंगे। जब जैसे ये है अच्छा जीवन, आपने अच्छे जीवन के बारे में क्या क्या डायमेंशन सोच रखे हैं, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, कैसे अच्छा जीवन बन सकता है, प्रेम से प्रेरित क्या चीज़ें हो सकती हैं और ज्ञान से संचालित क्या हो सकती हैं। इस तरह अगर फ्रेम करेंगे तो निबंध बहुत अच्छा लिख पाएंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं आगे क्या पढ़ाया गया। आगे पढ़ाया गया था अच्छा जीवन यानी गुड लाइफ, ठीक है। प्रेम से प्रेरित यानी इंस्पायर्ड बाय लव,
ज्ञान से संचालित यानी गाइडेड बाय नॉलेज। ठीक है, अब अच्छा जीवन कैसा हो, ठीक है, इस बारे में देखेंगे। ठीक, अच्छा जीवन कैसा हो सकता है हमारा, पहला देखेंगे। तो अच्छा जीवन चारवाक जो सोचते हैं मौज मस्ती से भरा जीवन हो सकता है, चारवाक के अनुसार और डॉक्टर एच लॉरेंस के अनुसार। चारवाक क्या कहते हैं, अच्छा जीवन जीने के लिए जो है मौज मस्ती भरा जीवन होते हैं। चारवाक कहते हैं कि इंसान को यथार्थ में जीना चाहिए। ठीक है, वही है ना चारवाकों का कहना है। जैसे चारवाक का एक कथन ये है कि यावत जीवे सुखम जीवेत ऋणम कृता घितम प्रीवेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः। यानी जब तक जियो सुख से जियो, उधार लेके घी पियो। मतलब अगर उधार लेके घी पीने का इन द सेंस ये हुआ कि मौज मस्ती खूब करो, भले ही आपको उधार लेना पड़े। ठीक है, भस्मीभूतस्य देहस्य, एक बार शरीर के भस्मीभूत हो जाने के बाद पुनरागमन कुतः, ये शरीर कहाँ लौट के आती है। तो चारवाकों का ऐसा मानना है। ठीक उसी प्रकार विचार जो है डॉक्टर एच लॉरेंस के भी हैं। ठीक, अब अच्छा जीवन, कुछ लोग कहते हैं वैराग्य भरा जीवन ही अच्छा जीवन होता है, जिसमें जैन हैं, बुद्ध हैं। चींटा वाला एक उदाहरण होता है कि बहुत अच्छा उदाहरण जो है चींटा वाला बुद्ध जो है क्या उदाहरण देते हैं कि वासना से ग्रस्त व्यक्ति उसी तरह होता है जिस प्रकार गुड़ से लिपटा हुआ चींटा। यानी वासना में लिप्त व्यक्ति की हालत वही हो जाती है जो गुड़ से लिपटे हुए चींटे की हालत हो जाती है। वो तिल तिल मर मर के जो है टुकड़े टुकड़ों में बाहर निकलता है, सशरीर नहीं निकल पाता। आप देखिए कभी गुड़ में चींटा अगर लपट गया हो, ठीक, तो अगर वो उसमें लिपट जाता है, मिल जाता है, तो वो टुकड़े टुकड़े होके बाहर निकलता है, सशरीर जो है नहीं निकल पाता। उसी तरह वासना से ग्रस्त व्यक्ति का भी जीवन वैसा ही हो जाता है। तो बुद्ध और जैन भी और स्पिनोजा उसमें एक हैं, ये सोचती हैं स्पिनोजा ये कि जो है वैराग्य भरा जीवन ही अच्छा जीवन होता है। और संतुलित जीवन में जो है सोचते हैं जो संतुलन अगर बना रहे जीवन में, अच्छा जीवन कैसे है कि संतुलन का जीवन, जिसमें बुद्ध मध्य मार्गी वाले जो बुद्ध में मध्यम मार्ग के बारे में सोचते हैं कि मौज मस्ती वाला भी होना चाहिए और वैराग्य वाला होना चाहिए। इन दोनों के बीच का जो संतुलन होता है उसमें बुद्ध ऐसा सोचते हैं। गांधी भी ठीक ठीक वैसी ही विचारधारा के हैं। उसमें सुकरात भी हैं, प्लेटो भी हैं, अरस्तु भी हैं और कन्फ्यूशियस भी हैं। ठीक है, इन लोगों का मानना कुछ ऐसा है कि अच्छा जीवन संतुलित जीवन की तरह होना चाहिए। जिनका जीवन संतुलित है वही अच्छा जीवन जी रहा है। जैसे संतुलित, अब संतुलन में क्या हो गया संतुलित जीवन में, जैसे एक उदाहरण है, आपने ये कथन पढ़ा होगा, तेन तक तेन भुंजिथा, मतलब त्याग पूर्वक भोग करो। इसका अर्थ होता है तेन त्यक तेन भुंजिथा, मतलब त्याग पूर्वक भोग करो, उससे जीवन संतुलित रहेगा। या लोभ और संयम के बीच का जो जीवन होता है, लोभ मतलब क्या होता है, लालच करना, और संयम उसके बीच का जीवन जो होता है वही संतुलन होता है। व्यक्ति और समाज के बीच का जो जीवन होता है वो भी संतुलित होता है। कैसे व्यक्ति और समाज के बीच में संतुलन बनाया जाए, वो जीवन जो है सबसे अच्छा जीवन होता है। कोई कार्य हो और निजी जीवन, ठीक है, कार्य और निजी जीवन के बीच में संतुलन, मान लीजिए कोई नौकरी है और आपका निजी जीवन है, उन दोनों के बीच में अगर संतुलन बना लिया जाए तो भी अच्छा जीवन है। सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक, इन सब के बीच में अगर संतुलन बना लिया जाए तो वो भी अच्छा जीवन है। ठीक है, तो जीवन को कैसे संतुलित रखा जाए उसके लिए एक शब्द है, अगर ये लिख के आएंगे, तेन त्यक तेन भुंजिथा, मतलब त्याग पूर्वक भोग करो। ठीक है, तो आप जैसे एग्जामिनर आपकी कॉपी देखेगा, ऐसे शब्दों को अगर आप कोटेशन में लिख के आते हैं तो काफ़ी अच्छे अंक मिलते हैं। बहुत सारे लोगों ने 250 में 180 अंक तक हासिल किए हैं निबंध में। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे कोटेशन वगैरह प्रयोग किए हैं। ये कोई जीएस का नहीं है। ठीक, और क्या रख सकते हैं, शारीरिक स्वास्थ्य अगर जिसका अच्छा हो तो लोग कहते हैं अच्छा जीवन जी रहे हैं। मानसिक स्वास्थ्य अच्छा हो तो वो भी अच्छा जीवन। भावनात्मक स्वास्थ्य अच्छा होना या
तब अच्छा जीवन। कुछ लोग मानते हैं आर्थिक स्वास्थ्य का होना जरूरी है तो अच्छा जीवन, और सामाजिक जीवन अगर जिसका अच्छा है तो भी अच्छा जीवन। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे हो सकते हैं जिनकी वजह से लगता है कि अगर ये सही हो गया तो अच्छा जीवन व्यक्ति जी सकता है। अब शारीरिक स्वास्थ्य में आप बहुत कुछ लिख सकते हैं, मानसिक स्वास्थ्य में लिख सकते हैं, भावनात्मक कुछ कहानियाँ बीच में जोड़ सकते हैं, अपने से रिलेटेड, दूसरों से रिलेटेड। जैसे मैंने लेक्चर नंबर 2 में बताया था कि अपने से रिलेटेड क्या कहानी लिख सकते हैं, दूसरों से रिलेटेड क्या लिख सकते हैं। आने वाले लेक्चर्स में भी आपको बताया जाएगा कि किस प्रकार कहानी लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हो गया हमारा अच्छा जीवन। अब दूसरे नंबर पे आएगा प्रेम से प्रेरित। ठीक है, प्रेम से प्रेरित क्या हो सकता है? ठीक है, प्रेम से प्रेरित यानी प्रेरणा। ठीक है, जिसे मोटिवेशन कहते हैं। तो प्रेरणा, प्रेम से प्रेरित होता है प्रेरणा से होता है मोटिवेशन। अब ये प्रेरणा दो प्रकार की हो गई, सकारात्मक भावना, एक नकारात्मक भावना। ठीक है, प्रेरणा कैसे आई? सकारात्मक भावना से आई या तो नकारात्मक भावना से। सकारात्मक भावना में क्या हो गया? प्रेम हो गया, किसी चीज़ से लगाव हो गया। ठीक है, जैसे XYZ यानी कोई व्यक्ति विशेष से लगाव हो गया, प्रेम हो गया, तो प्रेम से प्रेरित हो जाएंगे। परिवार से लगाव हो गया तो ठीक है, प्रेम से प्रेरित। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति विशेष से आपको लगाव है, मान लीजिए आपका वुड बी या गुड बी जो भी है, मतलब बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, पति पत्नी, या आप जो भी समझ लीजिए, दोस्त हैं। ठीक है, तो अगर उसने कुछ आपको अच्छी बात कही, आपसे लगाव है, ठीक है, तो आप उससे प्रेरित होके कुछ अच्छा कार्य करें तो आपका जीवन अच्छा हो जाएगा। परिवार से अगर आपको प्रेम है और परिवार ने कुछ अच्छी सलाह दी, आप वैसा वर्क कर रहे हैं, तो वो भी प्रेम से प्रेरित यानी प्रेरणा लेके उनसे कुछ अच्छा कार्य कर रहे हैं तो अच्छा जीवन जी रहे हैं। उसी तरह समाज से आप कुछ प्रेरणा लेके जो है अच्छा जीवन जी सकते हैं। जिसे देश से प्रेम होता है, ठीक है, वो अच्छा जीवन। हाँ, जैसे भगत सिंह ने देश से प्रेम किया, ठीक है, उन्हें लगता था अच्छा जीवन। प्रकृति से प्रेम करके बाबा आमटे का नाम सुना होगा। बाबा आमटे के अलावा और भी बहुत सारे जो प्रकृति प्रेमी हैं, हाँ, नाम बताने की ज़रूरत ही नहीं है, ऐसे बहुत सारे हैं। आप जो है इन्वायरमेंट इकोलॉजी की बुक उठा के देख लीजिए, आपको उसमें दर्जनों प्रकृति प्रेमी मिल जाएंगे। ईश्वर से प्रेम, उनसे प्रेरणा किसने लिया? मीरा ने। खेल से प्रेम, सचिन तेंदुलकर का नाम रख सकते हैं, विराट कोहली का नाम रख सकते हैं। ठीक है, अध्ययन से प्रेम, अध्ययन से प्रेम कौन? जैसे सुकरात ने इतना अध्ययन किया कि अंत में उनको खुद ही जहर का प्याला पीना पड़ा। कार्य से प्रेम किसको लिख सकते हैं? APJ अब्दुल कलाम को, जिन्होंने अपने कार्य से प्रेरित होकर जो है कार्य से प्रेम किया, उससे प्रेरित होकर उन्होंने मिसाइल जैसी चीज़ें बनाई, पूरा सैटेलाइट्स वगैरह बनाए। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हो जाती। अब एक चीज़ बचता है स्वयं से प्रेम। स्वयं से प्रेम भी अगर हो जाएगा तो व्यक्ति बहुत ऊंचाइयों पर चला जाता है। प्रेरित हुआ ना प्रेम से, प्रेरणा उसको मिली, खुद से ही प्रेरणा लोग ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई सकारात्मक भावना के अंतर्गत। अब हम नकारात्मक भावना में देख लेते हैं। नकारात्मक भावना में जैसे हो सकती है नफरत, घृणा, द्वेष। ठीक है, अगर नफरत, घृणा, द्वेष आप लिख देंगे, मैं तो कहता हूँ नेगेटिव कमेंट्स लिखने पे बचिए। अगर आपको ज़रूरत है, लगता है कि नेगेटिव से लिखना चाहिए, मैं तो कहता हूँ पक्ष विपक्ष दोनों लिखना चाहिए, लेकिन पक्ष की मात्रा 90% रखिए और विपक्ष की मात्रा 10% रखिए, जिससे हमारा जो है निबंध सुटेबल बन जाता है। प्रतिस्पर्धी हो सकते हैं नकारात्मक भावना, ईर्ष्या हो सकते हैं। ठीक, जैसे इन तीनों के उदाहरण क्या हो सकते हैं? उदाहरण हो सकते हैं ओसामा बिन लादेन। पढ़ाई लिखाई में तो पता चला है ठीक ठाक था, लेकिन वही है नफरत, घृणा, द्वेष किसी देश के प्रति, किसी समाज के प्रति, किसी जो है जाति समुदाय के प्रति। हिटलर देख लीजिए, किसी देश के प्रति उसका जो है, मुसोलिनी ले लीजिए, किम जोंग उन ले लीजिए। तो ये सारे उदाहरण जो है नकारात्मक भावना से प्रेरित रहे हैं। हाँ, इनके अंदर सकारात्मक भावना नहीं दिखाई देती है। जैसे एक कथन की शुरुआत कर सकते हैं। ये कथन की शुरुआत, सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। ठीक है,
ऐसा कथन लिख सकते हैं। कथन की शुरुआत हम लोग जो है डबल इन्वर्टेड कामा से शुरू करेंगे और बंद करेंगे डबल इन्वर्टेड कामा। लिखना कैसा है, जैसे हमारी ये जो है मान लीजिए कॉपी है, ठीक है, ये कॉपी है, इसमें जो है हम शुरुआत करेंगे निबंध लिखने की यहाँ से, पहली लाइन, ठीक है, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, ये हमारी भूमिका हो गई। भूमिका के ऊपर हम कोट लिखेंगे तो बीच में यहाँ शुरुआत करेंगे, और बीच में अगर कोट लिखना होगा तो एकदम बीचों बीच, इधर से भी बीचों बीच, और यहाँ हम जो है लिखेंगे कोटेशन, कोई ऐसा ही कोटेशन जैसे सुबह होती है, शाम होती है, ज़िंदगी यूँ ही तमाम होती है। फिर आगे अगली लाइन से लिखना हो तो यहीं बीच से जब इसके सीध से शुरुआत करेंगे, फिर अगली लाइन से शुरुआत करेंगे, पूरी फुल लाइन, ठीक है। इस तरह जो है हम बीच बीच जैसे ही इन कोटेशन का यूज़ करेंगे तो बीचों बीच करेंगे, ठीक है। कुछ इस तरह हमको निबंध लिखने हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है तीसरा नंबर, ज्ञान से संचालित। जैसे देखा था, पहला हो गया था हमारा कि दूसरा प्रेम से प्रेरित, तीसरा ज्ञान से संचालित। तो आज ज्ञान से संचालित देख लेते हैं आगे, ठीक है। संचालन के विकल्प क्या क्या हो सकते हैं? संचालन के विकल्प हो सकते हैं हमारे ज्ञान, एक तरफ अज्ञान या मूढ़ता या प्रवृत्तियां या मन, ठीक है। ज्ञान में क्या हो सकता है? स्वर्ग हो सकता है, अन्य हो सकता है, स्वयं हो सकता है, अन्य हो सकता है, परंपरा हो सकती है, ठीक है। ज्ञान में किस तरह का ज्ञान हो सकता है? स्वयं से ज्ञान लेना, किसी अन्य से ज्ञान लेना, या किसी परंपरा से ज्ञान लेना। तो क्या हो जाएगा? पहला, ज्ञान किस तरह प्राप्त हो सकता है? किताबी ज्ञान हो सकता है, विजडम हो सकता है, जिसमें सुकरात ने कहा था कि ज्ञान सद्गुण है, ठीक है। उचित और अनुचित में अंतर कर पाने की क्षमता होनी चाहिए, जिसमें समझना और जीना दोनों शामिल है। उचित और अनुचित का मतलब ये हो गया कि कोई चीज़ उचित है या नहीं है, कोई चीज़ अनुचित है तो क्यों है। इन दोनों के बीच अगर अंतर कर पाने की क्षमता है तो वो भी ज्ञान है। निर्क्षीर विवेक, निर्क्षीर विवेक तो मतलब दूध का दूध और पानी का पानी, मतलब एकदम साफ सुथरा, क्रिस्टल क्लियर आपका अगर विवेक है, ज्ञान है, तो वो भी ज्ञान से संचालित हो सकता है। अज्ञानता क्या हो सकती है? अज्ञानता हो सकती है मूढ़ता, प्रवृत्तियां, मन, जैसे रैंडम जजमेंट। रैंडम जजमेंट का मतलब ये होगा कि किसी व्यक्ति के बारे में मान लीजिए कोई बात कर रहा है, ठीक है, आप भी वहाँ हैं, और उसने उसके बारे में ऐसे ही रैंडम जजमेंट कुछ ले लिया, अरे वो तो ठीक नहीं, अरे वो तो बुरा है, अरे वो तो ऐसा है यार, वैसा है। भले उसके बारे में कुछ जानता हो या ना जानता हो, लेकिन रैंडमली जजमेंट उसका कर दिया कि वो व्यक्ति ऐसा है, वो समाज ऐसा है, वो जाति ऐसी है। तो ये होता है रैंडम जजमेंट। और दूसरा होता है दूसरों की बातों में आना। ऐसे लोग एकदम गोलू टाइप के होते हैं, जो दूसरों की बातों में आ जाते हैं। किसी ने कुछ बताया, बिना जांच पड़ताल किए हुए हाँ दूसरों के बातों में आ गए, और वैसा ही आपके जो है विचारधारा बन गई। समाज में ऐसी बहुत सारी विचारधाराएं मौजूद हैं। किसी ने कुछ बोला, आजकल तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चलती है, बिना फैक्ट चेक किए हुए लोग जो है चीज़ें शेयर करने लगते हैं, न्यूज़ शेयर करने लगते हैं। उन सब चीज़ों से बचना है। वो गोलू टाइप होता है कि आप दूसरों की बातों पे आ गए। न्यूज़पेपर की कटिंग में आजकल फेक न्यूज़ जो है स्प्रेड होती है। बहुत सारी एजेंसियाँ इसी पे वर्क करती हैं कि फेक न्यूज़ फैलाओ, जनता को जो है परेशान करो, लोगों को परेशान करो, लोग सरकार के खिलाफ़ हो जाएं, देश के खिलाफ़ हो जाएं, किसी जाति या समुदाय के खिलाफ़ हो जाएं। ऐसी जब खबरें छपती हैं तो इसका मतलब यही होता है कि लोग दूसरों की बातों में आ जाते हैं, ठीक। तो ये हो गया ज्ञान से संचालित होना। ज्ञानता और अज्ञानता के बीच बस वही एक पतली सी लकीर होती है जो आपको अच्छे बुरे की समझ दिलाती है कि क्या सही है और क्या गलत है, जिसे निर्क्षीर विवेक कहते हैं, जैसा अभी मैंने समझाया, ठीक। आगे क्या पढ़ाया गया था, आगे देख लीजिए। आगे देखिए पढ़ाया गया था कि जब तक सही अवसर ना आए इंतज़ार करो। ऐसे आप कोटेशन पूरा कर लिख सकते हैं कि जब तक सही अवसर ना आए इंतज़ार करो, और जब सही अवसर आए चूको मत। मतलब जब तक मान लीजिए
आप एग्ज़ाम के प्रिपरेशन करते हैं या निबंध की ही मान लीजिए तैयारी कर रहे हैं। अब आपको निबंध लिखना है यूपीएससी में, पीसीएस में, समीक्षा अधिकारी में या किसी अन्य एग्ज़ाम में निबंध लिखना है, तो अब आप पहले जो है तैयारी करते रहिए। ये मत सोचिए कि यार ये तैयारी का क्या होगा, उस चीज़ के लिए तैयार रहिए एकदम, क्योंकि ये एग्ज़ाम किसी जंग से तो कम होता नहीं है, तो तैयार रहिए। तो जब तक सही अवसर ना आए इंतज़ार करिए और तैयारी करते रहिए, और जब सही अवसर आए, ठीक है, अब एग्ज़ाम आ गया है, आज आपको निबंध लिखने हैं, आज आपकी एग्ज़ाम है, आज परीक्षा है जिसमें हमको 2400 शब्दों में निबंध लिखना है, तो चूको मत, इतना अच्छा लिखो कि आप युद्ध जीत जाओ, आप पास हो जाओ, ठीक है। इसको कहा था मैक्सिमस क्विंटस फेबियस ने मैक्सिमस क्विंटस फेबियस ने ये कथन कहा था कि जब तक सही अवसर ना आए इंतज़ार करो, और जब सही अवसर आए चूको मत, ठीक है। ऐसे कथनों का प्रयोग आप अंत में कर देंगे या बीच में कर देंगे तो अच्छे अंक मिल जाएंगे आपको, इन्हीं सब चीज़ों के तो अंक मिलते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले निबंध की तरफ। अगला निबंध जो है लिखाया गया था, यूपीएससी में आया हुआ है 2018 में, यथार्थ आदर्श के अनुरूप नहीं होता बल्कि उसकी पुष्टि करता है। यानी यथार्थ आदर्श के अनुरूप नहीं होता बल्कि उसकी पुष्टि करता है। अनुरूप होता है कन्फर्म, जिसमें यफ के बाद ओ आता है, ठीक है, कन्फर्म। और पुष्टि होता है जिसमें यफ के बाद आई आता है। बस इतना ही दोनों में अंतर है, यफ ओ और यफ आई। तो हमेशा याद रखिए, अनुरूप मतलब होता है कन्फर्म, मतलब होता है अनुरूप, और कन्फर्म मतलब होता है पुष्टि, ठीक। अब इसको भी तोड़ के देखेंगे, जैसे यथार्थ आदर्श पहला तोड़ लेंगे, फिर अनुरूप नहीं होता बल्कि उसकी पुष्टि, इसको अलग तोड़ लेते हैं, करता है। तो अब यथार्थ आदर्श के बारे में भी जानेंगे और उसके अनुरूप क्यों नहीं होता, पुष्टि क्यों करता है। तो एक शब्द होता है कन्फर्मिस्ट, जिसे फॉलोअर कहते हैं या अनुरूपतावादी कहते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। आगे है कि यथार्थ आदर्श के अनुरूप नहीं होता, ये पहला कथन है हमारी पहली लाइन। तो इसको तोड़ेंगे तो क्या लिख सकते हैं, यथार्थ हूबहू वैसा नहीं होता जैसा कि आदर्श है। देखिए लिखी वही लाइन है, यथार्थ आदर्श के अनुरूप नहीं होता, यानी यथार्थ हूबहू वैसा नहीं होता जैसा कि आदर्श है। इस प्रकार अगर हम निबंध को तोड़ लेंगे एक एक लाइन को, तो अच्छे अंक जो है मिल जाएंगे, अच्छे से लिख पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। सॉरी थोड़ा सा वो बंद हो गया था, इसी वजह से जो है अब शुरू करते हैं। हाँ, तो आदर्श जो है एक तरफ लिख लेंगे, एक तरफ यथार्थ। क्या आदर्श हो सकता है, क्या यथार्थ हो सकता है। आदर्श क्या हो सकता है, जैसे धर्मनिरपेक्षता हो सकता है, ठीक है। और यथार्थ क्या हो सकता है, धर्म और सांप्रदायिकता एक साथ हो सकती है यथार्थ में, जहाँ धर्म भी हो और सांप्रदायिकता भी हो, ठीक है, वो यथार्थ हो सकता है। समानता, आदर्श का एक रूप समानता हो सकता है, लेकिन यथार्थ का रूप क्या हो सकता है, समानता और असमानता। यानी यथार्थ मतलब वो हो गया जो एकदम सच हो, यथार्थ सच्चा एकदम। और आदर्श का मतलब ये है कि समाज जो है उसको आदर्श रूप में देखता हो कि यही सही है, बाकी सच्चाई क्या है वो जानना नहीं चाहता, वो होता है आदर्श रूप। फिर आदर्श में क्या हो सकता है, लोकतंत्र होता है, लेकिन यथार्थ में धनतंत्र और राजतंत्र चलता है। परिवार में आदर्श में क्या होता है, परिवार में संयुक्त परिवार आदर्श परिवार कहलाता है, लेकिन यथार्थ क्या है, परिवार या घर में चिंताएँ होती हैं, ठीक है। और आदर्श में क्या लिख सकते हैं, वसुधैव कुटुंबकम, इसमें संघर्ष दिखाई देता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, इसमें आर्थिक नीति में दबाव दिखाई देते हैं, सब सुखी हों, लेकिन आर्थिक नीतियों में दबाव होता है इसकी वजह से,
ठीक है। तो ये आदर्श और यथार्थ के रूप हो गए। आगे बढ़ते हैं। अब आगे तोड़ लेंगे लाइन को कि यथार्थ हूबहू वैसा नहीं होता जैसा आदर्श होता है। ये तो हो गई वो लाइन। किंतु अंतराल अलग अलग हो सकता है, यानी यथार्थ जो है, यथार्थ का अंतराल और आदर्श का अंतराल वैसा नहीं होता है, लेकिन उसका अंतराल अलग अलग हो सकता है। एक जैसा नहीं होता है हूबहू, लेकिन अलग अलग हो सकता है। जिसमें हम समाजवाद को लिख सकते हैं। ठीक है, समाजवाद में नॉर्वे, इंग्लैंड और हंगरी का लिख सकते हैं। वहाँ का ऐसा समाजवाद है। ठीक है, वहाँ की व्यवस्थाएं कैसी हैं उसके बारे में हम थोड़ा बहुत शब्द लिख सकते हैं, 50 से 100 शब्द। स्त्री सुरक्षा को लेके हम जो है शब्द लिख सकते हैं। ठीक है, 50 से 100 शब्द यथार्थ भी लिखेंगे और आदर्श रूप भी लिखेंगे। उसी तरह समाजवाद में यथार्थ रूप भी लिखेंगे और आदर्श रूप भी लिखेंगे। आगे है कि आदर्श अपनी प्रकृति में स्थिर नहीं होता, यानी जो आदर्श होता है वो अपनी प्रकृति में स्थिर नहीं होता। जैसे अभी हमने पीछे देखा, ठीक, कि जो है आदर्श में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन वो अपनी प्रकृति में स्थिर तो होता नहीं। जैसे मान लीजिए धर्मनिरपेक्षता है, तो धर्मनिरपेक्षता में भी कई डायमेंशंस हो सकते हैं, निश्चित नहीं है धर्मनिरपेक्षता में। तो उसी तरह जो है यह प्रकृति में बदलता रहता है आदर्श, यानी यथार्थ रूप की तरफ इसका आना जाना बना रहता है। आगे आगे हो सकता है कि यथार्थ आदर्श के अनुरूप नहीं होता, यही लाइन है, बल्कि उसकी पुष्टि करता है। अब उसकी पुष्टि कैसे करता है? यथार्थ बार बार यह एहसास दिलाता है कि आदर्श सही है और उसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। अब जो यथार्थ है, जैसे जो चीज़ सच्चाई है वो तो देखिए सच तो सच है, लेकिन जो आदर्श रूप में है उसको भी हमें स्वीकार करना चाहिए और उसको हमें मानने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, अब जैसे आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं। अब आदर्श, यथार्थ, प्रेरणा, तीनों में अंतर देख लेते हैं। जैसे आदर्श रूप में हम मानते हैं कि स्त्री सुरक्षा बढ़ गई है ना, यही तो मानते हैं कि गवर्नमेंट जो अच्छा वर्क कर रही है उसकी वजह से स्त्री सुरक्षा को लेकर काफ़ी चिंताएं हैं, बढ़ गई हैं। आदर्श रूप हम यही मानते हैं कि स्त्री पूजनीय होती है, हमें स्त्रियों के साथ कुछ गलत नहीं करना चाहिए। ठीक है, लेकिन यथार्थ रूप क्या हमें देखना चाहिए, देखना पड़ता है निर्भया कांड। निर्भया कांड आप देखे ही होंगे, सुने भी होंगे न्यूज़पेपर, कितना विभत्स कांड रहा है। तो ये जो है स्त्री सुरक्षा का यथार्थ रूप है। अब प्रेरणा कैसे है? प्रेरणा वर्मा कमेटी बनी थी जो है, जिस पे जो है निर्भया जैसे केसेस पे वर्क की और जस्टिस दिला पाई। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा हो सकता है ईमानदार शासन, आदर्श रूप। लेकिन जब ईमानदार शासन की बात हम करते हैं आदर्श रूप में, कि ईमानदार शासन व्यवस्था चल रही है, सब कुछ अच्छा जा रहा है, कानून व्यवस्था हमारी सही है, लेकिन वहीं पे हमको 2G घोटाला जैसी चीज़ें देखने को मिलती हैं, भ्रष्टाचार जैसी चीज़ें को देखने को मिलती हैं। ठीक है, यथार्थ रूप ये हो सकता है। अब प्रेरणा कैसे हो गई? प्रेरणा में RTI आप लिख सकते हैं कि जो है जब ईमानदार शासन के हम आदर्श रूप में देखते हैं, 2G घोटाला, भ्रष्टाचार जैसी चीज़ें होती हैं यथार्थ रूप में, लेकिन उसके साथ साथ हम RTI और अन्ना आंदोलन जिसके द्वारा लोकपाल लाया गया, हाँ, उससे जो है हम यथार्थ को आदर्श बनाए रख सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी हमने पीछे पढ़ा कि यथार्थ को आदर्श बनाए रखने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। लोकतंत्र, लोकतंत्र आदर्श रूप हो सकता है, लेकिन उसमें आपातकाल जैसी चीज़ें भी दिखाई देती हैं। यही यथार्थ है कि लोकतंत्र जब गड़बड़ होता है तो आपातकाल लगा दिया जाता है, आपातकाल का प्रावधान तो है ही है। तो उसके लिए 44th अमेंडमेंट होता है, संविधान में संशोधन होता है कि आपातकाल कब लगना चाहिए, कब नहीं लगना चाहिए। ऐसे ही कोई जो है मनमर्जी से आपातकाल नहीं लगा पाएगा, उसके लिए 44वां संविधान संशोधन किया गया। तो ये कुछ आदर्श, यथार्थ और प्रेरणा के रूप हो गए। ठीक है, इस पे हम लोग लिख सकते हैं ठीक ठाक जो है हम अपने शब्दों में।
आगे बढ़ते हैं। 2017 में एक निबंध आया था यूपीएससी में, ठीक है, वो हमारा निबंध पूरा हो गया, वैसे लिख सकते हैं। आगे जब हम लोग आगे की क्लासेस देखेंगे उसमें धीरे धीरे हमारे जो है डायमेंशंस खुल जाएंगे। आगे की क्लासेस में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार हम भूमिका लिख सकते हैं, फिर कुछ की भूमिका लिख के देखेंगे, ठीक है। हमको भूमिका लिखाई गई है, वो आपको मैं लिखा दूंगा, आप लोग लिख लीजिएगा। और उसके अलावा किस प्रकार हमें मेन बॉडी लिखनी है, किस प्रकार हमको निष्कर्ष लिखना है, कुछ के निष्कर्ष लिख के देखेंगे, ठीक। किस तरह जो है निबंध को फिनिश किया जाता है वो हम देखेंगे आगे की क्लासेस में। और पीछे की क्लासेस इसलिए भी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि पीछे की क्लासेस में किस प्रकार कहाँ से शुरुआत हुई और निबंध के क्या क्या प्रकार हो सकते हैं, क्या क्या मतलब रूप हो सकते हैं, निबंध कौन से किस तरह के होते हैं, वो बताया गया है। तो जो 2017 में लेक्चर आया था उसके बारे में भी देख लेते हैं। भारत में पहला शब्द हो गया, नए युग की नारी दूसरा शब्द हो गया, कि परिपूर्णता एक मिथक है तीसरा शब्द हो गया, परिपूर्णता एक मिथक है, ठीक। तो अब इस पे निबंध आया था तो हम जैसे तोड़ के देखेंगे कि नए युग की नारी किस तरह की हैं और उनकी परिपूर्णता जो है एक मिथक है या नहीं है ये भी देखेंगे, ठीक। तो चलिए देखते हैं। अब मिथक है यानी मिथक का मतलब क्या हो गया, मिथक का अर्थ होता है प्रचलित है परंतु सत्य नहीं है। कोई चीज़ जो है मिथक हम तभी मानेंगे कि प्रचलित तो है वो लेकिन सत्य नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं निबंध में। आगे लिखाया गया है कि नए युग की नारी की परिपूर्णता कैसे हो सकती है। जैसे निबंध में लिखा था ना कि नए युग की नारी की परिपूर्णता एक मिथक है, तो नए युग की नारी की परिपूर्णता कैसे हो सकती है। एक तो स्वतंत्र विचारण हो गया, ठीक है, इस तरह परिपूर्णता हो सकती है अगर स्वतंत्र विचारों वाली है, ठीक है। व्यक्ति की हैसियत से अगर वो जो है जैसे अपने फैसले खुद करने वाली हो, आत्मनिर्भर होने वाली हो, बराबरी का व्यवहार करती हो, इस तरह की चीज़ें जो है नए युग की नारी की परिपूर्णता होती है। साक्षर हो जिसमें मनोवैज्ञानिक जो है वैज्ञानिक मनोवृत्ति हो, ठीक है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो, मतलब उसका आत्मविश्वास से युक्त हो। नई युग की नारी वैसी हो सकती है जो आत्मविश्वास से युक्त हो, साक्षर भी हो, व्यक्ति की हैसियत से अपने फैसले खुद कर सकती हो, आत्मनिर्भर हो, बराबरी का व्यवहार हो, स्वतंत्र विचारण हो उसके। और क्या हो सकता है, हर क्षेत्र में सफल, जैसे नए युग की नारियां। स्पोर्ट में आप बहुत सारी नारियों का नाम जानते होंगे, मिताली राज वगैरह हैं, पीवी सिंधु हैं, ऐसे हजारों नाम है, मैरी कॉम हैं, हाँ, मीराबाई चानू हैं। ये सारी जो हैं क्या हैं, हर क्षेत्र में सफल है, स्पोर्ट में है। पॉलिटिक्स में आप नारियों का नाम जानते हैं, जैसे पॉलिटिक्स में सफल होने वाली नारियों में सबसे पहले इंदिरा गांधी आती हैं, ठीक है, उसके बाद जो है मायावती आती हैं, और भी ऐसी जो है बहुत सारी स्त्रियां हैं जो पॉलिटिक्स में सफल रही हैं। इकोनॉमिक्स क्षेत्र में आप लिख सकते हैं, जैसे पॉलिटिक्स क्षेत्र में जो बताया वो लिख सकते हैं कि ये जो है पॉलिटिक्स में नारियां सफल रही हुई हैं। नए युग की हो गई। इकोनॉमिक्स में आप चंद्रा कोचर का नाम लिख सकते हैं, ठीक है, और लिख सकते हैं किसका, निर्मला सीतारमण का, ठीक है। ये नए युग की नारियां हैं जिनकी परिपूर्णता मतलब मिथक नहीं है। आगे लिख सकते हैं, न्यूजीलैंड और वेस्टर्न यूरोप में ऐसी स्थिति है। ये लिख सकते हैं कि ये जो स्थिति मैंने बताई वो स्थितियां जो है न्यूजीलैंड और वेस्टर्न यूरोप में देखने को मिलती हैं। अब मिथक नहीं है नए युग की नारी की परिपूर्णता, मिथक नहीं में जैसे अभी मैंने बताया, राजनीति में आप लिख सकते हैं इंदिरा गांधी को, मायावती को, ठीक है। ये नए युग की नारियों की परिपूर्णता जो है मिथक नहीं है, तो उसमें इंदिरा गांधी का नाम आ सकता है, मायावती का नाम आ सकता है। राजनीति में, आर्थिक में किसका नाम आ सकता है, चंद्रा कोचर का आ सकता है, सीतारमण का आ सकता है। खेल में किसका आ सकता है, फोगाट बहनों का आ सकता है, मैरी कॉम का आ सकता है, सिंधु का आ सकता है। साहस में किसका आ सकता है, अवनी लेखरा को जानते ही होंगे, किरण बेदी का नाम आ सकता है। तो ये मिथक नहीं है हो गया,
और मिथक है क्या होगा वो अगले लेक्चर में देखेंगे। मिथक है के बारे में अगले लेक्चर में बताया गया था, लेक्चर नंबर 4 में, तो वो लेक्चर नंबर 4 में देखेंगे। तो ये आज हमारा तीसरा लेक्चर था। उम्मीद है ये आपको लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद आया तो लेक्चर को लाइक कर दीजिए, वीडियो को, और नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे ये निबंध की क्लासेस सभी को मिल जाएं। सारी क्लासेस निःशुल्क हैं, क्योंकि जो है क्लासेस की फ़ीस काफ़ी महंगी है। अब अगर आप क्लास लेते हैं तो लगभग 10,000 फ़ीस रखी गई है दृष्टि की तरफ से, लेकिन मैं आपको फ्री ऑफ कास्ट प्रोवाइड करा रहा हूँ। आप इतनी ही क्लासेस देख लेंगे जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आप तब भी थोड़ा बहुत बेहतर करके आएंगे। उम्मीद है मुझे आप बेहतर करके आएंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो हम इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में मिथक है के बारे में देखेंगे लेक्चर नंबर 4 में। इसके पहले के लेक्चर अगर आपने नहीं देखे तो जाके देख लीजिए चैनल पे। तो ये हमारा आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।